आज हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज का सेकंड वीडियो करते हैं। देखो फर्स्ट वीडियो कर लिए थे, फिजिकल चेंज कर रहे थे, एग्जांपल्स कुछ कर रहे थे, कुछ एग्जांपल्स बच गया था, आप लोगों कुछ लोगों का कमेंट भी आया था। तो ये अगर देखते हैं, पहले हम केमिकल चेंज करेंगे, केमिकल चेंज के बाद अगर अपना टाइम बचता है आज वीडियो में तो फिर उस सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर देंगे। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ फिजिकल पॉइंट और कुछ केमिकल पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक काम करो, आप देखते देखते जैसे ही देख रहे हो, देखते देखते वीडियो को लाइक कर लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियो का। नोटिफिकेशन बेल आई मींस क्या करना, प्रेस कर देना। तो देखो जरा सा हम आज जो करने वाले हैं दैट इज द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज तो पढ़ लिए थे, तो केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के पहले समझ देखिए केमिकल चेंज क्या होता है, मैं समझा दूं फिर लिखता हूं। देखो एक ऐसा चेंज जो कैसा हो, इरिवर्सिबल हो। मतलब अगर एक बार मेरा प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो गया, चेंज हो गया, उस चेंज को फिर से आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ये चेंज कैसा हुआ, परमानेंट हुआ। इसमें एक नए प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस आपको फॉर्म्ड होके मिलेंगे, आपके पास मास चेंज हो जाएगा, हीट गेन और लॉस जो है जनरली लार्ज होगा। तो इस तरह का जो भी चेंज होगा उस चेंज को हम केमिकल चेंज के कैटेगरी में रखेंगे। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, a change that is irreversible no, means in which a new substance with different property is formed mass changes which is permanent, mass changes, hit gain or loss, पहले hit gain or loss is large and which is permanent is called केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का डेफिनेशन लिखिए। आप बोलोगे सर क्या इसी तरह का डेफिनेशन लिखना है? हाँ, आप डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? क्योंकि इतना लिखने के बाद केमिकल चेंज करीब करीब आपका खत्म हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट या ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए आपके पास बच नहीं जाएगा। देखो जरा सा क्या क्या फिर आपको यहाँ से बेनिफिट मिला इस तरह से डेफिनेशन लिखने का। ढेर सारा बेनिफिट मिला। पहला बेनिफिट कि इससे आपको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। दूसरा बेनिफिट कि इतना करने के बाद आप डिफरेंसेस फिजिकल एंड केमिकल का इजीली कर पाओगे। तीसरा बेनिफिट कि आपके पास जब भी कोई एग्जांपल या स्टेटमेंट देता है और आपको फिर ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाए कि ये फिजिकल है या केमिकल्स है, तो फिर उसको आप इजीली क्या करोगे, डिस्क्राइब कर पाओगे। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक से बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक में देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक मिला आपके पास। पहला पॉइंट, तो पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक आपके डेफिनेशन में डाला हुआ है और यहीं से एक एक पॉइंट आपको क्या करना है, चुन के निकाल लेना है। चेंज इज इरिवर्सिबल। तो जो पहला पॉइंट आपको मिला इरिवर्सिबल, तो ये आपके पास पहला कैरेक्टरिस्टिक इसके निकल के आया। अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड, ये सेकेंड पॉइंट आपके पास निकल के आया। क्या? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तीसरा जो आपके पास आया मास चेंजेस, जो थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, क्या? मास चेंजेज। हर एक का कुछ एग्जांपल भी दिखाएंगे आपको हम। मास चेंजेज, अच्छा हीट गेन और लॉस इज कंपैरेटिवली लार्ज। कंपेयर किसके संग कर रहे हैं आप? तो कंपेयर कर रहे हैं फिजिकल चेंज के संग। तो हीट गेन और लॉस क्या हो जाएगा आपके पास? लार्ज है। हीट गेन और लॉस इज लार्ज। तो ये आपके पास आया। जो फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हो आप? अगर इरिवर्सिबल है तो परमानेंट, इसको भी हमने क्या किया, एक पॉइंट के तौर पे नोट डाउन कर लिए हैं। तो इट इज परमानेंट। तो ये देखो, ये जरा सा आपके पास क्या हो गया। अब डेफिनेशन आप करने के बाद आपसे अगर कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए बोला जाए तो आपको फिर नया कुछ नहीं ढूंढना है। जो डेफिनेशन था वहीं से क्या करना है, सारे के सारे पॉइंट को आपने इनलिस्ट कर दिया, खत्म आपके पास कैरेक्टरिस्टिक भी। अब देखो कुछ एग्जांपल आपके पास बोलते हैं कि इरिवर्सिबल। आप देखो दूध से दही बना लिए, आप बोले दही से फिर दूध बना के दिखाओ, बनेगा? आप लोग सर नहीं बनेगा, कैसा है, केमिकल चेंज है। मास भी चेंज होता है उसमें।
न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देखो न्यू सब्सटेंस ढेर सारा आपके पास लाखों जितने भी केमिकल चेंज है। अब देखो कोयला जलाते हैं, आपके पास कोल था, कार्बन था, अब जलने के बाद क्या मिला आपके पास, ऐश मिला। तो ये ऐश मिला, ये जो राख मिला, तो राख और कोयले का प्रॉपर्टी क्या सेम था, नहीं था। तो ये कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस मिला आपके पास। मास चेंजेस, कोल बर्निंग का एग्जांपल लेते हैं, पेपर बर्न करो ना, 2 केजी पेपर बर्न करने के बाद क्या 2 केजी आपको ऐश मिलेगा, कभी नहीं, कम मिलेगा आपको। क्यों मिला कम, क्योंकि कुछ हीट में चेंज हो गया, कुछ क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन के क्या हो गया, मिस बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आपके पास मास कैसा होगा, चेंज हो जाएगा। एंड 4th पॉइंट, हीट गेन और लॉस इज लार्ज। यस, फिजिकल चेंज की एक क्वालिटी है, सॉरी केमिकल चेंज की ये क्वालिटी है कि वहां पे जो हीट गेन और लॉस होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा। जैसे आप कोल को बर्न करोगे तो वहां क्या थोड़ा सा हीट मिलेगा, बिल्कुल नहीं, वहां हीट गेन और लॉस का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट कैसा होगा, बड़ा होगा। एक पॉइंट और लास्ट करते हैं क्या, परमानेंट। यस, आप इसको, ये परमानेंट हो गया, अब इसके बाद इसमें किसी तरह का चेंजेस आप नहीं ला पाओगे। तो ये सारा आपके पास क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया और इसके कुछ पॉइंट को भी हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर लिया एग्जांपल के संग। अब देखो, अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलो फिर अब हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज का डिफरेंसेस करते हैं। डिफरेंस आप हमेशा कैसे लिखते हो, कॉलम तैयार करोगे और यहां पहला आता है क्या, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और दूसरा क्या आपके पास है, केमिकल चेंज। तो चलो जरा सा फिजिकल चेंज में पहला पॉइंट कैसा है, ये टेम्पोररी, मीन टेम्पोररी। तो आप क्या बोलोगे, टेम्पोररी। और ये दूसरा क्या बोलोगे, इससे पहला पॉइंट क्या होगा, परमानेंट। तो आप लिख देना ऐसे परमानेंट। तो आप यहां लिख देना ऐसे, फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी एंड केमिकल चेंज इज परमानेंट। सेकेंड पॉइंट जो बात कर रहे थे, आप जो कैरेक्टरिस्टिक लिखे हो, मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखो, आप डेफिनेशन लिखे हो, जो डेफिनेशन था उसी को आप कैरेक्टरिस्टिक में लिखे। फिर उसी पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस में लिख रहे हैं। मतलब बोले सर अगर डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से कर ले तो क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक भी कंप्लीट, गिव रीजन भी कंप्लीट, डिफरेंसेस भी कंप्लीट, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट। तो चलो जरा से यहाँ देखो, पहला दूसरा क्या होता है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। और ये दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो आप बता रहे थे, क्या बोल रहे थे, मास रिमेन कांस्टेंट, मास रिमेन कांस्टेंट। तो मास कांस्टेंट रहा। इसका तीसरा पॉइंट क्या बोले, मास चेंजेस, मास चेंजेस। ये सारा एग्जांपल के हम लोग गिव रीजन में करेंगे सब कुछ। 4th पॉइंट जो आप बात कर रहे थे, क्या बोलते थे, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो यहां पे किसी भी तरह का कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, लेकिन यहां क्या हो रहा था, न्यू सब्सटेंस बन रहा था। 4th वन, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अ न्यू सब्सटेंस with different property, substance with different property is formed, different property is formed। ये एक पॉइंट एक्सप्लेन करना बचा हुआ है, एक्सप्लेन करेंगे इसको अभी हम। डिफरेंट प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। और जो लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखने वाले डिफरेंस में, हिट गेन और लॉस इज स्मॉल, हिट गेन और लॉस इज स्मॉल, एज स्मॉल। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि सर जो जो पॉइंट आपने डेफिनेशन में लिखा था वही पॉइंट तो हमको कैरेक्टरिस्टिक में भी मिला और वही पॉइंट क्या होगा, डिफरेंस में भी मिला। तो मतलब डेफिनेशन करना और जिस तरह से लिखे हैं उस तरह से करना जरूरी बन जाता है, बिल्कुल जरूरी बन जाता है। तो यहां पे लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हिट गेन और लॉस, हिट गेन और लॉस इज लार्ज। ये आपके पास आ गया। तो देखो डिफरेंसेस तो आपके पास कंप्लीट हो गया। अभी जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले थे, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड मींस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अब क्यों होता है, देखिए फिजिकल चेंज में क्या बात हो रही थी कि सब्सटेंस जब एक पर्टिकुलर स्टेट से, एक पर्टिकुलर फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में जा रहा था तो सिर्फ मॉलिक्यूलर पैटर्न में चेंज हो रहा था। मॉलिक्यूलर पैटर्न का मतलब या तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे थे या मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे थे, मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था। तो अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था मतलब नया प्रॉपर्टी, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था। सो बट इन अ केमिकल चेंज द मॉलिक्यूल्स रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म इन अ न्यू पैटर्न। जैसे सपोज करो, जैसा
आप NaCl Na+Cl सोडियम एंड क्लोरीन को हमने क्या किया, अरेंज किया, और अरेंज करके ये क्या किया, अब जो अपना सब्सटेंस बनाएगा दैट इज NaCl। मतलब अब सोडियम के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज था, क्लोरीन के अंदर जो भी पार्टिकल्स थे एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज था, लेकिन जैसे ही इन दोनों को एक पर्टिकुलर कंडीशन पे डाल के हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो क्या हो गया, दे रीअरेंज देमसेल्फ। अब ये जो अरेंजमेंट था ये अरेंजमेंट गया, ये जो अरेंजमेंट था ये भी अरेंजमेंट गया, और यहां जो अरेंजमेंट बना ये एक पर्टिकुलर न्यू अरेंजमेंट आएगा जिसमें सोडियम का एक, फिर क्लोरीन का एक, फिर सोडियम का एक, क्लोरीन का एक, सोडियम क्लोरीन क्लोरीन सोडियम, इस तरह से क्या हो जाएगा आपके पास ये पैटर्न बनता चला जाएगा। मतलब क्या हो गया, पहले सोडियम के जितने एटम थे तो ये सोडियम 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 सारे के सारे एक जैसे ही थे। यहां क्या था, क्लोरीन का जो था, क्लोरीन का एक जैसा सारा का सारा था, यहां पे किसी के अंदर दूसरे तरह का अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन अब ये जब दोनों आपस में मिला, दोनों एक संग आया अंडर सर्टेन कंडीशंस, और उस कंडीशन के बाद ये दोनों एक दूसरे को रीअरेंज किया। मतलब अब ये जो अरेंजमेंट का तरीका था, सोडियम के बाद जो सोडियम था, अब ये सोडियम के बाद मेरे पास क्या मिला, क्लोरीन मिला, क्लोरीन के बाद जो क्लोरीन था अब नहीं मिल रहा है, सोडियम के बाद क्लोरीन मिल रहा है, क्लोरीन के बाद सोडियम मिल रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल एक नया अरेंजमेंट बना, एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यू अरेंजमेंट क्या होगा, मेरे पास एक नया सब्सटेंस बना। तो आंसर कैसे लिखोगे, in a chemical change substances rearrange themselves to form a new pattern that is completely different from its parent's pattern. That's why a new substance with a complete different property is formed during a chemical change. देखो अब जरा सा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, या जैसे आपको गिव रीजन में देगा, क्या बोलता है, क्या एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ कोल और वुड इज कंसिडर्ड टू बी अ केमिकल चेंज। तो अब इस बात को क्या करना होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो एक्सप्लेन आप किन किन बातों को दिमाग में रख के करेंगे, तो पहली बात देखो जरा सा अच्छी तरह समझना, आप ये इरिवर्सिबल है, केमिकल अगर हमको करना है तो इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल पहला पॉइंट याद रखना दिमाग में। जो दूसरा करना है क्या, मास चेंजेज, और तीसरा जो हमको दिखना है जो क्या बोलते हैं, मींस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी। तो ये तीन पॉइंट को ही मेनली अपने एक्सप्लेनेशन के लिए, गिव रीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक में इंक्लूड करेंगे, और करीब करीब एक पैटर्न बना लेंगे सेंटेंस का। आप जिस तरह से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो करो, इन तीनों पॉइंट को लेकर ही सेंटेंस फ्रेम कर लो, और फ्रेम करने के बाद क्या करना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा वर्ड चेंज करते जाना, और हर एक के लिए करीब करीब एक जैसा ही आंसर आप लिखते चले जाओगे। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, द बर्निंग ऑफ कोल और वुड, कोल और वुड लिखते हैं, कोल और वुड इज ए केमिकल चेंज। क्यों होता है, तो आप क्या बता रहे हो, व्हेन कोल बर्न्ट, आप क्या बता रहे हो, जब ये कोल बर्न्ट करेगा तो बर्न्ट करने के बाद क्या होगा, बर्न्ट करने के बाद ये चेंज होगा किस में, एश में चेंज होगा, और एश में चेंज होने के बाद क्या फिर एश से आप ये इसको रिवर्स कर सकते हो कोल में, आप बताओगे बिल्कुल नहीं। तो आपने पहला पॉइंट क्या बोला, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। दूसरा जो पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, मास चेंज की बात कर लेते हैं। कोल का सपोज करो आपने 1 kg आपने कोल लिया था, बर्न करने के बाद क्या जो ऐश मिला वो 1 kg मिला, तो आपका जवाब जो होगा इंस्टेंटली क्या होगा, नहीं। तो क्या बोला, मास चेंजेस। सेकंड पॉइंट भी मेरा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। और अब बात करो क्या, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये टेम्पोररी है या परमानेंट है, और प्रॉपर्टी कैसा है। तो देखो कोल की प्रॉपर्टी और ऐश की प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। कोल कंप्लीट कार्बन फॉर्म है, ऐश क्या होता है, कंप्लीट कार्बन फॉर्म नहीं है। कोल क्या करता है, बर्न होने के बाद आपको हीट लिबरेट करेगा, ये क्या होता है, ज्यादा हार्ड होता है, पोरस नहीं होता। लेकिन ऐश के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब आप बोलो क्या, तीसरा जो आपके पास पॉइंट आया, प्रॉपर्टी की बात भी यहां क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप बातें लिखने की, आप लिखोगे कैसे, तो when coal burnt, that is when coal react with oxygen, it changes into the ash. The property of ash and the coal is completely different from each other. After burning of coal, the ash obtained, its mass of the ash is क्या होता है, is smaller than that of the coal, and heat liberation means क्या होता है, heat liberation is very high means क्या होता है, after burning of coal. That's why burning of coal is considered to be a chemical change.
तो हमने एक सेंटेंस तैयार किया, हमने एक फ्रेम तैयार किया, फ्रेम में सिर्फ 3 बातों को हमने अहमियत दी, 3 बातों को हमने उस फ्रेम में रखा और उसके बाद क्या किया, हमने अपना मिस आंसर तैयार कर लिया। देखो एक और आपके पास आंसर है, दैट इज रस्टिंग। देखो रस्टिंग क्या होता है, आपका आयरन आया, आयरन रिएक्ट किया किसके संग, मिस ऑक्सीजन के संग, ऑक्सीजन सेंटेंस में लिख रहे हैं ऑक्सीजन के संग, और ये क्या किया, आयरन ऑक्साइड फॉर्म किया, आयरन ऑक्साइड। अब देखो जरा सा, जब मेरा आयरन रिएक्ट किया किसके संग, ऑक्सीजन के संग, अब जो मेरा सब्सटेंस बना दैट इज द आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन का प्रॉपर्टी अलग, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन ऑक्साइड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द आयरन एंड ऑक्सीजन। अगेन द मास ऑफ द आयरन ऑक्साइड इज मोर देन दैट ऑफ द आयरन। आपने जितना आयरन लिया था उसका मास क्या हो जाएगा आपके पास, ये डिफरेंट होगा किससे, आयरन से। इसके अलावा आप बात कर लो जरा सा, आयरन ऑक्साइड से फिर क्या कर सकते हैं आप, आयरन में इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये तीनों पॉइंट को हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। इरिवर्सिबल भी है, मास भी मेरा चेंज हुआ है, एंड प्रॉपर्टी जो है वो भी चेंज है। तो आप क्या लिखोगे, आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्ड आयरन ऑक्साइड व्हिच इज कॉल्ड रस्ट and the process is said to be rusting. Rusting when क्या जाएगा, the iron oxide obtained या the rust obtained cannot be reversed back to the iron. The property of rust and the iron is completely different from each other and there is difference in the mass of the iron and the rust obtained. That's why it is said to be a chemical change. तो आंसर आपको इसी तरह से सारा लिखना है।